Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ इमरजेंसी। इमरजेंसी के चैप्टर के हमारे 2 पेजर नोट्स बने हैं। ये 1 पेजर आपको सामने दिख रहा है और इसके अलावा 1 पेज और है। 2 पेजेस में वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। तो प्लीज़ टिक द टू दीज नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी में 3 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 352 जो है उसमें आती है नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन सब में नेशनल इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल नंबर 356 में आता है प्रेसिडेंशियल रूल, और प्रेसिडेंशियल रूल तब लगता है जब स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को पूरा करने में फेल हो जाती है, तो उस टाइम पर वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। आर्टिकल नंबर 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में से आपका नेशनल इमरजेंसी जो है वो ज़्यादा वेटेज का है और वो ही मेन है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। बाकी आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के जितने भी फैक्ट्स पॉइंट है जो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एक एक करके हम उन्हें देखते हैं। प्रेसिडेंट जो है, फर्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द वॉर इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेशनल इमरजेंसी होने से पहले अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो वो एक्चुअल इमरजेंसी होने से पहले ही वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। मतलब एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, ये सब होने से पहले भी प्रेसिडेंट जो है अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। अगर एक्सटर्नल अग्रेशन के थ्रू होगा तो वहाँ पर एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, लेकिन अगर वहाँ पर आर्म रिबेलियन की सिचुएशन होगी तो वहाँ पर इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। फोर्थ पॉइंट आता है एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री। ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ये पूरी की पूरी कंट्री पर या तो एप्लीकेबल होगी या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से पार्ट पर एप्लीकेबल होगी? तो ये डिसाइड करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगेगी। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आपका एक पॉइंट और है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ही आर्म्ड रिबेलियन टर्म को ऐड किया था। इससे पहले जो टर्म थी वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर उसकी जगह पर आर्म्ड रिबेलियन का टर्म इंट्रोड्यूस किया था। तो ये किसने किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए इस चैप्टर में 42nd अमेंडमेंट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 38th अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये 3 अमेंडमेंट एक्ट आपके इस चैप्टर में आपको बार बार देखने को मिलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके लिए अलग से एक पेज पे नोट्स बना लीजिए कि 38th में क्या हुआ था, 42nd में क्या हुआ था और 44th में क्या हुआ था, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा और आपका वो मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए उन तीनों के आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें आपके ये 3 अमेंडमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा 42nd में हमने 2 पॉइंट्स देख लिए। पहला पॉइंट था कि उसने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो डिसाइड कर सके कि कहाँ पर इमरजेंसी लगेगी, एंड द सेकंड पॉइंट वाज कि आर्म्ड रिबेलियन टर्म इंट्रोड्यूस किया था और रिप्लेस किया था किसको? इंटरनल डिस्टर्बेंस को। वन मोर पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कैबिनेट का रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको ज़रूरी कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, उसने नेशनल इमरजेंसी को इम्यून कर दिया था जुडिशियल रिव्यू से। मतलब हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन था इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है, तो येस बिल्कुल आती है। पहले के टाइम में नहीं आती थी कि 38th अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर नहीं आती थी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया था और 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से यानी कि 1978 के बाद से वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट मस्ट बी अप्रूव विद इन 1 मंथ। हमें नेशनल इमरजेंसी जब बुलानी होती है तो उसका जो अप्रूवल होता है वो हमें 1 मंथ के अंदर अंदर ही लेना होता है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 मंथ्स था, लेकिन इसको भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू चेंज कर दिया गया था। तो आपको अब दिख रहा होगा 44th, 42nd और 38th अमेंडमेंट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप इसके अगर नोट्स बना लेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा लर्न करने में, वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि किस में 48 था, किस में 42nd था, किस में 38 था, सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब अगर दोनों हाउसेस के थ्रू ये इमरजेंसी अप्रूव हो जाती है 1 मंथ के बाद, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद जो इमरजेंसी जो है वो लग जाएगी। और इमरजेंसी कब तक लगेगी, तो वो 6 मंथ्स तक लगती है। 6 मंथ तक अप्रूवल के बाद वो 6 मंथ तक लगती है, और उसके बाद हम उसे इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ्स के अप्रूवल के बाद। तो हमें हर 6 मंथ के बाद अप्रूवल चाहिए होगा। ऐसे 6 मंथ करते हुए हम उसे कितना भी आगे तक अप्रूव करवा सकते हैं। तो ये वाला प्रोविज़न जो है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया था। इससे पहले क्या होता था कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो हमें 6 मंथ्स के बाद कोई रिन्यू नहीं कराना होगा, वो चलती रहेगी जब तक उसे ख़त्म ना किया जाए। बट इसमें क्या होगा कि हमें 6 मंथ के बाद वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिवोकेशन के बारे में। तो अगर हमें नेशनल इमरजेंसी को हटाना हो तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं। दूसरा आता है, इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगाने के लिए उन्हें कैबिनेट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। और अगर चाहे लोकसभा, तो लोकसभा भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, उसके बाद इमरजेंसी हट सकती है। तो ये वाला प्रोविज़न जो है ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटर किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है हमारा सेकंड पेजर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 पेजर नोट्स में हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, एंड ये 2 पेजर नोट्स में ही कवर हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है तो उसका रीज़न यही है कि बुक में चैप्टर्स 15, 20, 50 पेजेस के भी हैं, और उनको 2 पेजेस में कंसाइज़ करना, 1 पेज में कंसाइज़ करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे नोट्स बनाने होते हैं, जिसकी वजह से कि वीडियो लेट हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि उसको रेगुलेट करें और टाइमली वीडियोज़ आएँ। तो आगे बढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बिकेम इनऑपरेटिव 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी। तो लॉ, जितने भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो वो सभी इनऑपरेटिव हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के हटने के 6 महीने के बाद। आज नेशनल इमरजेंसी अगर हटी तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो सभी लॉ जो है इनऑपरेटिव हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो प्रेसिडेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का और जो मनी का, जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कांट बी चैलेंज। जितने भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस हुए होंगे इमरजेंसी के टाइम पर, हम उन्हें बाद में चैलेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन दे रखा है आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 के बीच में। तो आर्टिकल नंबर 358 जो है उसमें सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, मतलब फंडामेंटल राइट जो होता है 19th वाला वो सस्पेंड होता है, लेकिन 359 में क्या होता है, सभी आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं। 358 में क्या होता है, 358 तक तभी लगता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, वाइल 359 जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही इमरजेंसीज में लग जाता है। 358 जो है उसमें राइट्स जो हैं वो पूरे इमरजेंसी के पीरियड के दौरान सस्पेंड हो जाता है, लेकिन 359 में केवल एक स्पेसिफिक पीरियड के बीच में ही वो सस्पेंड होते हैं। 358 जो है वो एंटायर कंट्री पे लगता है, वाइल 359 जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर एंटायर कंट्री पे लग सकता है। ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी का पार्ट। आई होप आपको पूरा समझ आया हो। यहाँ तक हमने नेशनल इमरजेंसी कवर कर लिया है, जो कि लक्ष्मीकांत में आपको 6 to 7 पेजेस में मिलेगा। तो वो हमने 1.5 पेज में कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको छोटा बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल रूल जो है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और इसके लिए हमें 6 मंथ्स के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए होता है। मस्ट अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस विद इन 6 मंथ। नेशनल इमरजेंसी में कितना था, 1 मंथ। पहले अर्लियर कितना था, 2 मंथ्स, जिसको डिलीट कर दिया गया था, और उसके बाद 1 मंथ कर दिया गया था। इसमें कितना है, 6 मंथ्स। तो ये सब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स में जाकर आपको क्वेश्चंस के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी,
इसको आप साथ के साथ ही क्लियर करते जाएँ और ऐसे जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लें या स्टार बना लें वहाँ पर, ताकि उन्हें बार बार रिवाइज़ कर सकें और आपको वो अच्छे से याद हो जाए। प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो आर्टिकल नंबर 356 में आता है। प्रेसिडेंशियल रूल में इतना ही था। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल नंबर 38th Amendment Act 1975 made the satisfaction of the President in the declaration of financial emergency final and not क्वेश्चनेबल। तो 38 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का, उसमें एक प्रोविज़न ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट जो है उन अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं और उनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोविज़न जो है वो डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए हमें बोथ द हाउसेस का अप्रूवल चाहिए विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर। सी इसमें 2 मंथ्स है। अगेन रिविजन, पीछे जो था प्रेसिडेंशियल रूल उसमें 6 मंथ्स था और उससे पहले इमरजेंसी जो थी उसमें 1 मंथ था और उससे पहले अमेंडमेंट होने से पहले उसमें 2 मंथ था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखें। इसके बाद आता है नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। इसके लिए हमें रिपीटेड अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। किस में रिपीटेड अप्रूवल की ज़रूरत होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लेट्स सी आपको कितना समझ आ रहा है। कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, इसको हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास कर सकते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर हमारा इमरजेंसी का चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 पेज नोट्स के थ्रू हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। आप इन नोट्स को वीडियो पॉज कर आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ बनते जाएं और प्रीलिम्स के टाइम पर आपको इसमें से रिवीजन करना बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ये 2 पेजेस में ही आपका चैप्टर कवर हो रहा है। फाइनल जो नोट्स होंगे वो आपके मुश्किल से 100 पेजेस के होंगे, जिसको कि आप मुश्किल से 1 डे 2 डे मैक्सिमम 3 डेज़ में आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं।